वेलकम इन एनसीईआरटी व्यू बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8th का साइंस का 5th चैप्टर जो है कोल एंड पेट्रोलियम। यहाँ पे बच्चों देखो, वी यूज़ वेरियस मटेरियल फॉर ओवर बेसिक नीड, यानी हम हमारी बेसिक नीड के अकॉर्डिंग कई मटेरियल यूज़ करते हैं। उनमें से कुछ तो ऐसे होते हैं जो नेचर में पाए जाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें हम खुद अपने एफर्ट से बनाते हैं। एक्टिविटी 5.1 में दिया गया है कि आपको जो नेचुरल होते हैं जिसे हम एज इट इज़ यूज़ करते हैं उनकी पॉइंट लिखो और जो जिन्हें हमने बनाया उसके पॉइंट लिखो। जैसे कि नेचुरल में यहाँ पे आ जाएगा आपका एयर, वाटर, सॉइल, मिनरल्स, कोल और पेट्रोलियम, है ना। और मैन मेड कौन सा हो गया, जैसे कि आपने रोटी बनाई, है ना, सब्जी बनाई, और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि आपने कपड़ा बनाया, है ना, जैसे आपने घर बनाया, है ना। तो ये सब किस में आता है, मैन मेड में आता है। अब आपने जैसे यहाँ पे डिस्कस किया एयर, वाटर, सॉइल और मिनरल्स, ये किससे आते हैं, नेचर से आते हैं ना। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, नेचुरल रिसोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, नेचुरल रिसोर्स बोलते हैं। अब बूझो यहाँ पे क्या पूछ रहा है बच्चों, ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। बूझो पूछ रहा है कि क्या नेचुरल रिसोर्स है वो हमारे लिए हमेशा के लिए रहेंगे। तो बच्चों ये क्वेश्चन मार्क है। नेचुरल रिसोर्स कुछ ऐसे हैं जो हमारे लिए हमेशा के लिए नहीं रहेंगे, यानी हमारे लिए वो लिमिटेड है। तो कैन बी एयर, वाटर, सॉइल बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। जो ये है आपके एयर, वाटर है, सॉइल है, क्या ये ख़त्म हो सकते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ से? हाँ बच्चों, क्योंकि हमने क्लास 7th में पढ़ा था कि पानी है वो लिमिट है। क्यों लिमिट है? क्योंकि वैसे तो हमारा अर्थ है उसमें क्या है, पानी ही पानी है चारों तरफ, है ना, लेकिन कुछ ही पानी कैसा है, पीने योग्य है। अकॉर्डिंग टू, यहाँ पे लिखा है इन द लाइट ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस रिसोर्स इन नेचर, नेचुरल रिसोर्स कैन बी बोल्डली क्लासिफाइड इनटू 2 काइंड्स। यानी नेचुरल रिसोर्स है वो कहाँ से मिलते हैं और उनकी लिमिट अनलिमिटेड के बेसिस पे उन्हें कितने 2 भागों में बांटा है। एक तो है इन एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स और एक है एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स। इन एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स कौन से हैं? दीज रिसोर्स आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी। ऐसे नेचुरल रिसोर्स जो कि अनलिमिटेड है, जैसे कि हमारी सनलाइट और एयर, है ना, और वो ह्यूमन एक्टिविटी का इन पर कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ता है ना। और जब है एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स कौन से होते हैं, जिन पे जो लिमिटेड होते हैं, ठीक है, और जो ह्यूमन एक्टिविटी से क्या होते हैं, खत्म भी हो रहे हैं धीरे। जैसे कि फॉरेस्ट है, यानी फॉरेस्ट कटते जा रहे हैं और शहर बनते जा रहे हैं ना, हम लोग उसमें घर बनाते हैं, फैक्ट्री लगाते हैं, तो उनसे वाइल्ड लाइफ है वो भी प्रभावित हो रही है। मिनरल्स है वो भी खत्म हो रहे हैं। साथ में कोल, पेट्रोलियम और ये नेचुरल गैस है ये भी धीरे धीरे खत्म हो रही है। एक्टिविटी 5.2 देखो बच्चों, इसमें आपको क्या करना है बच्चों, इस एक्टिविटी में कुछ नहीं है। इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, 7 स्टूडेंट लेने हैं, ठीक है, और उन 7 स्टूडेंट को 3 ग्रुप में बांट देना है, जैसे 1, 2 और 4 ग्रुप, जैसे कि इसमें बताया हुआ है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, इन 7 को एक कंटेनर देना है, ठीक है, जिसमें या तो पॉपकॉर्न भर ले, या फिर पीनट भर ले, या रोस्टेड ग्राम, या फिर टॉफ़ी भर ले, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि हमने पॉपकॉर्न ले लिया है। अब हमें क्या करना है, उन सब ग्रुप है उसको हम कंज्यूमर मान लेते हैं, ठीक है, यानी कि कंज्यूमर से यानी उपभोक्ता जो इसको खाएगा, ठीक है। एज पॉपुलेशन इज ग्रोइंग, जैसे कि यहाँ पे वो क्या हो रहा है कि धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ रही है ना। एक सब ग्रुप है उसमें क्या है, मैंने बताया था आपको 7 को 1 और 2 और 1 में 4। तो आपको साफ पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ रही है ना। पॉपुलेशन यानी पहले कितने थे, 1 जनरेशन, फिर दूसरे में 2 जनरेशन, तीसरे में कितने हैं, 4 जनरेशन है, ठीक है। तो अब क्या कर रहे हैं, एक टेबल पे आपको क्या करना है, सामान रखना है, यानी पॉपकॉर्न रख देना है, ठीक है। फिर आपको कहना है कि फर्स्ट जनरेशन से कोई भी आए और उसको उस पॉपकॉर्न को खाए, फिर दूसरी जनरेशन को करना है, फिर ऐसे ही 4th जनरेशन को कहना है। तो आपको पता चला लास्ट में जो बच्चा होगा उसको कुछ खाने को मिलेगा पॉपकॉर्न। अगर मैं ये कहूँ इसमें सिर्फ 5 ही पॉपकॉर्न हो या फिर 4 ही पॉपकॉर्न हो, तो क्या सब बच्चों को मिल पाएगा? नहीं। फर्स्ट जनरेशन वाले अच्छे से यूज़ कर लेंगे, लेकिन सेकंड जनरेशन वाले को कम मिलेगा, क्योंकि उसको पीछे वाले जनरेशन के लिए बचाना है। लेकिन 4th जनरेशन वाले में जो लास्ट में बच्चा होगा उसको नहीं मिलेगा। तो बेटा ये जो बातें हैं ये किसको शो कर रही है, ये शो कर रही है कि कुछ चीज़ें होती है जो लिमिटेड होती हैं। जैसे जैसे जनरेशन बढ़ रही है, ग्रोथ हो रही है पॉपुलेशन की, वैसे वैसे कुछ लिमिट सामान है वो क्या होगा, एडजस्टेबल हो जाएगा। तो ये जो है थर्ड जनरेशन के पास क्या है, पॉपकॉर्न बचेगा या नहीं बचेगा, नहीं बच पाएगा, है ना। तो ये जो हमने एक्टिविटी की, अज्यूम दैट ईटेबल इन द कंटेनर रिप्रेजेंट द टोटल अवेलेबिलिटी ऑफ एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स। हम मान लेते हैं जो हमने पॉपकॉर्न लिया था वो क्या है, एग्जॉस्टेबल नेचुरल गैस है, नेचुरल रिसोर्स है, ठीक है, जैसे कि कोयल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस, ठीक है। अगर हर एक ग्रुप क्या करेगा, हर एक ग्रुप का जो कंजप्शन का पैटर्न है वो अलग है। भाई एक बच्चा ठीक है, इसमें मैंने बताया था एक बच्चा ठीक है, उसने सोचा कि सेकंड जनरेशन खा लेगी, है ना, लेकिन सेकंड जनरेशन वाले भी ये सोच रहे होंगे कि 4th जनरेशन होगी, 3rd जनरेशन है वो खा लेगी इसे, नहीं, उनमें से किसी न किसी बच्चे के में लालच आ जाएगा और वो सारा खा सकता है, ठीक है। तो वही बात यहाँ पर हो गई है। आर द अर्लियर जनरेशन ऑफ एनी ग्रुप टू रेडी, क्या हो सकता है कि भाई जो जनरेशन है अभी वाले वो बहुत ज़्यादा लालची हो सकते हैं, तो फिर नेक्स्ट जनरेशन को मिल पाएगी ये चीज़, नहीं मिल पाएगी। इसलिए सम ग्रुप वर कंसर्न अबाउट द कमिंग जनरेशन एंड लेफ्ट समथिंग फॉर देम। इसलिए क्या होना चाहिए, कुछ ग्रुप है उनको क्या होना चाहिए, कंसर्न होना चाहिए कि नेक्स्ट जनरेशन के लिए हमें कुछ ना कुछ बचाना चाहिए, है ना ऐसा। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द सम एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स लाइक कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। इस चैप्टर में हम बात करेंगे एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स के बारे में, जैसे कोयल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस है, ये कब बनते हैं, ये बनते हैं
जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कई सालों तक मर कर वो कई सालों तक ज़मीन के नीचे दबे रहते हैं, और कई सालों तक दबे होने के बाद उनसे फॉसिल फ्यूल बनता है। ठीक है, क्या बनेगा? फॉसिल फ्यूल, और इन्हें फॉसिल फ्यूल के नाम से भी जानते हैं। कोयल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस होते हैं। अब बात करते हैं कोयले की। कोयले में देखो बच्चों क्या है, आपने कोयले को देखा होगा, देखा है ना सबने कोयल। हाँ, ये कैसा होता है? ये हार्ड होता है, और हमने पिछली क्लास में पढ़ा था ये क्या होता है, ये नॉन मेटल भी होता है ना। तो ये होता है, ये कैसा होता है? ब्लैक कलर का होता है। कोल इज़ वन द फ्यूल, कोल इज़ वन ऑफ द फ्यूल यूज टू कुक फूड। और कोयल को हम क्या खाना बनाने में यूज़ करते हैं ना, एज ए फ्यूल। अर्लियर इट वॉज यूज इन रेलवे इंजन टू प्रोड्यूस स्टीम टू रन द इंजन। आपने देखा होगा कि जो रेलवे इंजन है उसमें उसको दौड़ाने के लिए यानी उसको चलाने के लिए भी हम क्या करते हैं? कोयले का यूज़ करते थे। इट वॉज ऑल्सो यूज इन थर्मल पावर प्लांट्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। और जो थर्मल प्लांट्स में क्या करते थे? इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए भी हम क्या करते थे? कोयल को यूज़ करते थे। कोल इज़ ऑल्सो यूज एज फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज। हम इस कह सकते हैं कि कोल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर जगह एज ए फ्यूल इसको यूज़ किया जाता है। अब पहेली क्या पूछ रही है, ये भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। कैसे? स्टोरी ऑफ कोल, वेयर डू वी गेट कोल फ्रॉम एंड हाउ इट फॉर्म। अब पहेली का क्वेश्चन बहुत बड़ा अच्छा है। ये पहेली जानना चाहती है कि कोयला कहाँ से मिला और ये कैसे बना। भाई आप लोगों का भी ये क्वेश्चन होगा, है ना। तो चलो इसके पीछे कहानी है, उसको पढ़ते हैं। इसमें बच्चों अबाउट 300 मिलियन ईयर्स एगो अर्थ हैड डेंस फॉरेस्ट, यानी कि 300 मिलियन ईयर्स पहले जो अर्थ थी वो क्या थी? घना जंगल में थी। ठीक है, और वेटलैंड भी थी। ठीक है, लेकिन नेचुरल प्रोसेस, अब नेचुरल प्रोसेस यानी कि जैसे कि बाढ़ आ गई, ठीक है, या फिर भूकंप आ गया, उससे जो ये डेंस फॉरेस्ट है ये मिट्टी के नीचे दब गए। और कई सालों बाद जब इनके ऊपर क्या हुई, मिट्टी भी जम गई, है ना, और ये और अंदर क्या हो गए? कंप्रेस्ड हो गए, यानी दब गए। ठीक है, द टेम्परेचर ऑल्सो रोज द सेंक डीपर एंड डीपर। उनका जो टेम्परेचर है वो भी क्या हो रहा था? बढ़ गया था। अंडर हाई प्रेशर, और जो मिट्टी के नीचे दब के या हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में जितने भी ये डेड प्लांट्स थे ये किस में? कोल में कन्वर्ट हो गए। तो आप लोगों को पता चला पहले का जवाब कि कोल कैसे बना। यानी ये जो डेंस फॉरेस्ट थे ये हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में मिट्टी के नीचे दबकर जो डेड प्लांट थे वो किसमें चेंज हो गए? कोल में हो गए। एज ए कोल कंटेंट मैनली कार्बन। कोल में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? कार्बन पाया जाता है। स्लो प्रोसेस, अब देखो स्लो प्रोसेस थी, कौन सी थी? स्लो प्रोसेस, क्योंकि इसमें 300 मिलियन ईयर का है ना, तो 300 साल पहले, 300 मिलियन साल पहले की बात थी। ठीक है, तो ये स्लो प्रोसेस है, और इसी वजह से जो ये डेड वेजिटेशन है यानी ये प्लांट है ये किस में चेंज हो गया? कोल में। तो उसको कार्बोनाइजेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कार्बोनाइजेशन। बच्चों इसको अंडरलाइन कर लो, कार्बोनाइजेशन किसे कहेंगे? जो डेंस ये फॉरेस्ट है या फिर प्लांट है ये हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में दब कर किस में चेंज हो जाते हैं? कोल में चेंज हो जाते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? कार्बोनाइजेशन। और कार्बोनाइजेशन ही क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? कंटेंट मेनली कार्बन। ठीक है, सिंस इट वॉज फॉर्म फ्रॉम द रिमेन ऑफ वेजिटेशन कोल इज कॉल्ड ऑफ फॉसिल फ्यूल। क्योंकि ये किससे बना है? ये वेजिटेशन से बना है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? फॉसिल फ्यूल भी बोलते हैं। तो यहाँ बच्चों आपके दो क्वेश्चन हो रहे हैं। एक तो आपका क्वेश्चन हो रहा है कार्बोनाइजेशन किसे बोलते हैं और क्यों बोलते हैं, और एक है फॉसिल फ्यूल किसे बोलते हैं। तो दोनों का आंसर आपको यहाँ मिल गया, और आप लोग इसको अंडरलाइन भी कर लो क्योंकि दिस इज द क्वेश्चन। ओके, जिसका आंसर आपको पता है। ए कोल माइन इज सॉन फिगर 5.2 वैन हीटेड इन एयर। आपने ये देख लिया, ये क्या है? कोयले की खदान है। वैन हीटेड इन एयर कोल बर्न प्रोड्यूस मेनली कार्बन डाइऑक्साइड। जब आप हीट करते हो किसको? एयर को और कोल को। मतलब ये है कि जब आप कोयले को बर्न करते हो एयर की प्रेजेंस में तो बहुत ज़्यादा क्या निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है ना। जो कोयल इज प्रोसेस इन इंडस्ट्री टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट्स सच एज कोक, कोल, तार कोल और कोल गैसें। यानी कि जब क्या करते हैं? कोल से जो ये माइंस होते हैं इनमें कोक बनाया जाता है, कोल तार बनाया जाता है और कोल गैस बनाया जाता है। आपने कभी सड़क बनती हुई देखी है? तो उसमें कोल तार का भी यूज़ होता है ना, और कोल गैस होती है और कोक होता है। ये सब किससे मिलते हैं? ये कोल से मिलते हैं। यहाँ पे बच्चे एक छोटा सा क्वेश्चन बन रहा है, तो समझदारी से इसे भी टिक कर लो और इसे भी एक बार रिवाइज दोबारा कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। कोक क्या होता है? इट इज़ ए टफ, पोरस और ब्लैक सब्सटेंस। जो कोक होता है वो आपका काफ़ी हार्ड होता है, और पोरस यानी कि छेद होना। ठीक है, जैसे कि ये है कोल और इसमें बहुत सारे ऐसे करके छेद हो रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? पोरस बोलेंगे। ठीक है, और ये कैसे कलर का होता है? ब्लैक सब्सटेंस होता है। किसकी बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे? कोक की बात कर रही हूँ। ठीक है, कोक इज़ यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील, यानी कि स्टील को बनाने में कोक का यूज़ किया जाता है। एंड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल, और खूब सारे जो मेटल है उसके एक्सट्रैक्शन के लिए भी क्या किया जाता है? कोक को यूज़ किया जाता है। अब है कोल तार। इट इज़ द ब्लैक, ये कैसा है? ब्लैक कलर का है, थिक लिक्विड है विथ अनप्लीजेंट स्मेल। उसकी स्मेल भी कैसी होती है? अनप्लीजेंट होती है, यानी अच्छी नहीं होती है। और ये कैसा होता है? ब्लैक कलर का होता है, थिक लिक्विड जैसा होता है, जैसे आपने सड़कों पे देखा होगा ना। इट इज़ मिक्सचर ऑफ 200 सब्सटेंस। ये जो कोल तार है ये इसमें कम से कम 200 सब्सटेंस क्या होते हैं? मिक्स होते हैं। तो यहाँ पे भी अंडरलाइन कर लो, कोल तार में कितने सब्सटेंस मिक्स होते हैं? 200 सब्सटेंस होते हैं। प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम कोल तार आर यूज एज स्टार्टिंग मटेरियल्स, जो मटेरियल्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग वेरियस सब्सटेंस यूज इन एवरीडे लाइफ एंड इंडस्ट्री। जो कोल तार है उससे बहुत सारी चीज़ें बनती हैं जो हमारी एवरीडे लाइफ में बहुत ज़रूरत होती हैं। लाइक कैसे? सिंथेटिक डाइज होती है, ड्रग्स होते हैं, एक्सप्लोसिव, परफ्यूम, प्लास्टिक, पेंट, फोटोग्राफिक मटेरियल, रूफिंग मटेरियल्स, ये सब किससे बनते हैं? ये कोल तार से बनते हैं। तो इसको भी बच्चों अंडरलाइन करते हुए चलो कि कोल तार से क्या क्या बनाया जाता है। अब यहाँ देखो, इंटरेस्टिंगली
Naphthalene balls used to repel moth and other insect are also obtained from coal tar. इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो नेफ्थलीन की बॉल होती है जिससे हम कीट भगाते हैं, है ना, और इंसेक्ट ये भगाते हैं, वो किससे बनी होती हैं? कोल तार से ही मिलती है नेफ्थलीन की गोलियाँ। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इसको भी मार्क कर लो कि नेफ्थलीन की गोलियाँ वो किससे मिलती है? हमें कोल तार से मिलती है। ठीक है। दिस डेज बिटुमिन ए पेट्रोलियम प्रोडक्ट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ कोल तार फॉर मेटलिंग द रोड्स। इसका मतलब ये है कि इन दिनों कोल तार की जगह हम बिटुमिन जो है ए पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, क्या करने के लिए? रोडों को बनाने के लिए। ये भी इंपॉर्टेंट होगा, इसको भी स्टार लगा लो बच्चों। अब बात करते हैं किसकी? कोल गैस की। यानी हमने कोक की बात कर ली, कोल तैयार की, अब कोल गैस की। कोल गैस इज ऑब्टेन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कोल गेट कोक। यानी कि जब कोयल से हम क्या बना रहे हैं? कोक बनाते हैं, तो कोल गैस उसी वक्त हमें क्या होता है? प्राप्त होता है। ठीक है। इट इज़ यूज्ड, अब किस लिए यूज़ होता है ये? इससे पहले ये ब्रैकेट वाला पढ़ लेते हैं। कोल गैस वाज यूज्ड फॉर स्ट्रीट लाइटनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन लंडन इन 1810 एंड न्यूयॉर्क अराउंड 1820। यानी कि यहाँ पे टिक कर लो बच्चों, इंपॉर्टेंट हो गया। कोल तार को किस लिए यूज़ में, कोल गैस को किस लिए यूज़ में लिया जा रहा है? हाँ, स्ट्रीट लाइटनिंग के लिए, यानी कि गलियों में जो लाइट ऑन रहती है ना, उसके लिए। फर्स्ट टाइम कब कहाँ यूज़ हुआ था? लंदन में हुआ था। और कब हुआ था? 1810 में हुआ था। और न्यूयॉर्क में हुआ था कहाँ पे? कब हुआ था? 1820 में। तो हम ये कह सकते हैं लंदन और न्यूयॉर्क में फर्स्ट टाइम कोल गैस का एज ए स्ट्रीट लाइट के रूप में यूज़ हुआ था। ठीक है। नाउ इट इज़, आजकल इट इज़ यूज्ड फॉर सोर्स ऑफ हीट रेदर देन लाइट। अब हम क्या करते हैं? इसको हीट के फॉर्म में यूज़ करते हैं बजाय लाइटनिंग के। एज ए फ्यूल, इट इज़ यूज्ड एज ए फ्यूल मैनली इंडस्ट्रीज सिचुएटेड नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स। यानी कि जो एज ए फ्यूल यूज़ करते हैं किसको? कोयल गैस को। कहाँ पर? जहाँ पे कोल की फैक्ट्री है वहाँ पर। ठीक है। अब बात करते हैं पेट्रोलियम का। अब पेट्रोलियम क्या होता है, कैसे प्राप्त होता है? पहले हमने कोयला पढ़ा, अब हम पढ़े हैं पेट्रोलियम। ठीक है। You know that petrol is used as fuel in light automobiles such as motorcycles, स्कूटर और कार। जैसे आप लोगों को पहले ही पता है कि हम मोटरसाइकिल और स्कूटर और कार में सब में पेट्रोल यूज़ करते हैं ना। हैवी मोटर्स व्हीकल्स होते हैं जैसे लाइक ट्रक, ट्रैक्टर, वो किस पे चलते हैं? डीजल पे चलते हैं, है ना। पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन फ्रॉम ए नेचुरल रिसोर्स। जो पेट्रोल और डीजल है दोनों ही नेचुरल रिसोर्स है, उन्हें क्या बोलेंगे? पेट्रोलियम। क्या बोलेंगे उन्हें? पेट्रोलियम। यानी कि हम जब स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे तो हमने कहा था कि पेट्रोलियम मतलब पेट्रोल, लेकिन पेट्रोलियम पेट्रोल नहीं है। पेट्रोलियम का मतलब ही क्या है? पेट्रोल प्लस डीजल। क्या होगा? पेट्रोल प्लस डीजल। ठीक है। तो इसे भी अंडरलाइन कर सकते हैं, ये भी एक डिफरेंस हो गया। द वर्ड पेट्रोलियम इज ड्राइव फ्रॉम पेट्रा एंड ओलियम। जो ये वर्ड है पेट्रोलियम, वो किससे ड्राइव हुआ है? पेट्रा से। और पेट्रा का मतलब क्या होता है? रॉक यानी चट्टान। और ओलियम का मतलब क्या होगा? ऑयल। क्या होगा? ऑयल। ठीक है। तो पेट्रा का मतलब चट्टान और ओलियम का मतलब ऑयल, यानी चट्टान से जो ऑयल प्राप्त हो। इट इज़ माइंड फ्रॉम बिटवीन द रॉक्स अंडर द अर्थ एज सोइंग। जैसे कि आपको पता है ये कहाँ से मिलता है? चट्टानों से मिलता है, अर्थ के अंदर जो चट्टान होगी वहाँ से। यानी कि 5.4 में आपको दिखाया होगा, ये देखो स्ट्रक्चर है ना, बढ़िया। डू यू नो हाउ पेट्रोलियम फॉर्म? आप फिर भी जानना चाहते हो पेट्रोलियम कैसे बना? चलो देखते हैं। इसमें बच्चों पेट्रोलियम वाज फॉर्म फ्रॉम पेट्रोलियम वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सी। जो पेट्रोलियम है वो बना था किससे? ऑर्गेनिज्म जो सी में रहते हैं, यानी कि कहाँ पे रहते हैं? समुद्र में रहते हैं, उनसे। एज दिस ऑर्गेनिज्म डेड, जैसे जैसे इसके जो समुद्र के लिविंग ऑर्गेनिज्म थे वो मरे, दियर बॉडी सेटल एट द बॉटम ऑफ द सी। और उनकी जो बॉडी थी वो बॉटम द सी क्या हो गई? चली गई, यानी नीचे ज़मीन पर सेटल डाउन हो गई। ठीक है। और वो कवर हो गई किससे? मिट्टी से या क्ले से। ठीक है। सैंड और क्ले से वो क्या हो गई? कवर हो गई। ठीक है। ओवर मिलियंस ऑफ ईयर, उसके मिलियन ईयर्स बाद एब्सेंस ऑफ एयर एंड हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, यानी ना तो वहाँ पे एयर प्रेजेंट थी और वहाँ पे हाई टेम्परेचर और प्रेशर में ट्रांसफर टू डेड ऑर्गेनिज्म इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो वो किस में चेंज हो गए? कौन? ऑर्गेनिज्म के लिविंग की जो डेड बॉडीज थी वो, और लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो डेड बॉडी थी वो एब्सेंस ऑफ एयर और हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में किस में चेंज हो गई? हाँ, पेट्रोलियम में या फिर नेचुरल गैस में। लुक एट फिगर 5.4। आप 5.4 फिगर में देखिए, जो डिपॉजिट ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस है, यू सी दैट द लेयर कंटेनिंग पेट्रोलियम ऑयल एंड गैस इज अबव ऑफ द दैट ऑफ वाटर। आपने यहाँ देखा होगा कि क्या ये जो मिट्टी विट्टी है वो नीचे है ना, लेकिन जो ऑयल है वो क्या है? ऊपर आ जाता है। तो ऑयल ऊपर कैसे आ जाता है जबकि पानी तो यहाँ पे ये ऑयल है ना? ऐसा क्यों होता है? और ये मिक्स भी नहीं होता है। द वर्ल्ड फर्स्ट ऑयल वेल वॉज ड्रिल्ड इन पेंसिल्वेनिया USA in 1859. 8 years later in 1867, oil was struck at Makum in Assam. In India, oil is found in Assam. यानी इंडिया में कहाँ मिला था? असम में मिला था, गुजरात, मुंबई और हाई एंड इन द रिवर बेसिन ऑफ गोदावरी और कृष्णा। इंडिया में कहाँ मिला था फर्स्ट टाइम?
फर्स्ट टाइम मिला था माकुम में, जो कि कहाँ पर है, असम में, ठीक है। और वर्ल्ड में फर्स्ट ऑयल है वो कहाँ पर डील किया था, पेनिनसिल्वेनिया में, ठीक है, यूएसए में। ये यहाँ पे इसको भी आप टिक करते हो चलो। अब है रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। रिफाइनिंग कैसे होती है पेट्रोलियम, मैंने आपको यहाँ पे बताया कि जो ऑयल है वो पानी के ऊपर होता है और मिक्स भी नहीं होता है ना। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो पानी है वो हैवी होता है, किससे, ऑयल से। ऑयल क्या होता है, लाइट होता है। अपने घर पर भी एक्टिविटी करके देखना, यानी पानी लेना किसी कंटेनर में और ऑयल डालना उसमें, तो ऑयल उस पर ऊपर ही तैरेगा, है ना। क्यों, क्योंकि ऑयल क्या होता है, लाइटर होता है वाटर से, इस वजह से, ठीक है। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम इज ए डार्क ऑयली लिक्विड। जो पेट्रोलियम है वो कैसा होता है, ऑयली लिक्विड होता है, डार्क ऑयली। इट हैज़ अनप्लीजेंट ओडर। उसकी जो स्मेल होती है वो भी अच्छी नहीं होती है। इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ वेरियस कंस्टिट्यूटेंट सच एज पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल। जो पेट्रोलियम होता है उसके अंदर पेट्रोलियम गैस मिलती है, पेट्रोल मिलता है, डीजल मिलता है, ठीक है। लुब्रिकेंट ऑयल भी होता है, पैरा वैक्स भी होती है, ठीक है, पैराफिन वैक्स भी होती है। ये सब किस में होता है, पेट्रोलियम में होता है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस कंस्टिट्यूएंट फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम इज नोन एज द रिफाइनिंग। इट इज़ कैरिड आउट इन पेट्रोलियम रिफाइनरी। आपको पता है जो प्रोसेस होती है, यानी कि पेट्रोलियम है ना, और पेट्रोलियम से रिफाइन करके हम क्या कर रहे हैं, पेट्रोल बना रहे हैं, डीजल बना रहे हैं, पैरावैक्सिन गैस निकाल रहे हैं, ताकि और पेट्रोलियम गैस भी निकाल रहे हैं, है ना। तो जो ये प्रोसेस है इनको सेपरेट करने की, उसको क्या बोलेंगे हम, रिफाइनिंग। क्या बोलेंगे, रिफाइनिंग। वही चीज़ यहाँ पे बताई हुई है, इसको भी अंडरलाइन करते हुए चल सकते हो। और इट इज़ कैरिड आउट इन पेट्रोलियम रिफाइनरी। और ये कहाँ पर होती है, पेट्रोलियम रिफाइनरी में होती है ना। देखो कितने बड़े बड़े मशीन लगी हुई है, यहाँ पर होती है। वेरियस कंस्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम एंड थियर यूजेज आर गिवन 5.1। यानी यहाँ पे आपको क्या है, जो एलपीजी गैस होती है उसके बारे में, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, लुब्रिकेंट ऑयल, पैराफिन वैक्स और बिटुमिन, इन सब के यूजेस बताए हुए हैं। और आपको इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके लर्न करना है, ठीक है, समझ लेना है। समझ लोगे तो याद अपने आप हो जाएंगे। अब देखो इसमें क्या लिखा है, मैनी यूजफुल सब्सटेंस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। बहुत सारे सब्सटेंस है वो किससे यूजफुल होते हैं, जो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से बने होते हैं। ऐसे सब्सटेंस बहुत सारे क्या होते हैं, यूजफुल होते हैं। देखिए लिए आपने कितना यूजफुल है ये, है ना। दीज आर टर्म्ड एज पेट्रोकेमिकल। और इन सबको क्या बोलेंगे, पेट्रोकेमिकल बोलेंगे। क्वेश्चन आ सकता है कि कैरोसिन को क्या बोलते हैं, पेट्रोकेमिकल। पेट्रोल को क्या बोलते हैं, पेट्रोकेमिकल, है ना। दीज आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ डिटर्जेंट, फाइबर। ये जो है दीज आर यूज्ड इन द, ये यूज़ किए जाते हैं किसको बनाने में, डिटर्जेंट बनाने में, फाइबर बनाने में यूज़ में लिए जाते हैं, ठीक है। पॉलीथीन, अदर मैन मेड प्लास्टिक, हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल गैस। जैसे कि पॉलीथीन है ना, हम लोग घरों में यूज़ करते हैं, है ना। और घरों में जो प्लास्टिक यूज़ करते हैं, हाइड्रोजन गैस रहती है जो नेचुरल गैस से ही मिलती है। इज़ यूज्ड टू प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर। और किस में यूज़ में लिया जाता है, फर्टिलाइजर में। फर्टिलाइजर जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं उनको कीटाणु से, इन चीज़ों से बचाने के लिए एज ए फर्टिलाइजर भी यूज़ करते हैं। ड्यू टू इट्स ग्रेट कमर्शियल इंपॉर्टेंट, पेट्रोलियम इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। और पेट्रोलियम के इतने सारे यूज़ होने की वजह से पेट्रोल को क्या बोलते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट को ब्लैक गोल्ड भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे इन्हें, ब्लैक गोल्ड। अब बात करते हैं नेचुरल गैस की। किसके बारे में बात करते हैं, नेचुरल गैस की। इसमें देखो बच्चों, नेचुरल गैस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल। जो नेचुरल गैस है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है। क्यों, बिकॉज इट इज़ ईजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप्स। क्योंकि एक तो ईजी है, पाइप के थ्रू दूसरी जगह पे पहुंच जाते हैं। नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एंड कंप्रेस्ड गैस। जो नेचुरल गैस है वो सीएनजी का नाम सुना है ना, सीएनजी की फुल फॉर्म क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। जो ये सीएनजी है उसको किस में रखा जाता है, हाई प्रेशर में रखा जाता है। सीएनजी यूज फॉर पावर जनरेशन। और सीएनजी को किस लिए यूज़ में लिया जाता है, पावर जनरेशन। अब तो सीएनजी किस में यूज़ की जाती है, गाड़ियों में भी यूज़ की जाती है। बच्चों को ज़्यादा पता होता है कि सीएनजी कहाँ यूज़ की करी जा रही है ना। इट इज़ नाउ बीइंग यूज्ड एज ए फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल बिकॉज इट इज़ लेस पॉल्यूटिंग, इट इज़ क्लीनर फ्यूल। यानी कि सीएनजी को व्हीकल में यूज़ करते हैं क्योंकि ये लेस पॉल्यूटिंग है, यानी कि पॉल्यूशन कम करती है ना, और एकदम क्लीन करती है पॉल्यूशन कम करके अर्थ को। द ग्रेट एडवांटेज ऑफ सीएनजी इज़ दैट इट कैन बी यूज्ड डायरेक्टली बिफोर बर्निंग इन द होम्स एंड फैक्ट्रीज। और जो सीएनजी है उसको यूज़ किया जाता है किसमें, घरों में क्या किया जाता है, मतलब गैस में यूज़ किया जाता है ना। और कुछ फैक्ट्री होती है उसमें पाइप के थ्रू इसकी सप्लाई की जाती है। सच ए नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन एग्जिस्ट इन वडोदरा। और ऐसा ही जो पाइपलाइन है जिसमें सीएनजी है वो एक जगह से दूसरी जगह पाइपलाइन के थ्रू फैली हुई है, वो जगह कौन सी है, वडोदरा है। कौन सी है, वडोदरा। जो वडोदरा कहाँ पर है, गुजरात में। सम पार्ट्स ऑफ दिल्ली एंड अदर प्लेसेस। और कुछ पार्ट्स हैं दिल्ली में भी हैं और अदर प्लेसेस पे भी क्या है, ऐसी पाइप लगी रहती हैं जहाँ से सीएनजी भेजी जाती है घरों में और इंडस्ट्रीज़ में। नेचुरल गैस इज ऑल्सो यूज एज स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ नंबर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। जो नेचुरल गैस है उसको यानी कि फर्टिलाइजर और केमिकल्स को बनाने के लिए एज ए नेचुरल गैस को यूज़ किया जाता है, ताकि एज ए फर्स्ट मटेरियल यूज़ किया जाता है किसमें, बनाने में, केमिकल और फर्टिलाइजर बनाने में, ठीक है। इंडिया हैज़ वास्ट रिजर्व ऑफ नेचुरल गैस। यानी इंडिया है वो उसमें बहुत ज़्यादा क्या है, नेचुरल गैस पाई जाती है। इन ओवर कंट्री नेचुरल गैस हैज़ बीन इंडिया फाउंड इन त्रिपुरा। जो नेचुरल गैस है वो किसमें मिली है, त्रिपुरा में मिली है। राजस्थान में मिली है, महाराष्ट्र में, और कृष्ण गोदावरी डेल्टा में, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट होगा, इसको भी आप टिक करके चलेंगे कि जो हमारी कंट्री है वहाँ पे नेचुरल गैस कहाँ पर मिली है, त्रिपुरा में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, कृष्ण गोदावरी डेल्टा में, ठीक है। अब बात आती है किसकी, बीच में आ गए हमारे भूजो जी। भूजो जी क्या पूछ रहे हैं वो देखते हैं। कैन कोयल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस बी प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी फ्रॉम डेड ऑर्गेनिज्म। क्या भाई कोयल, पेट्रोलियम है जो नेचुरल गैस है, क्या हम उसे लेबोरेटरी में प्रिपेयर कर सकते हैं डेड ऑर्गेनिज्म से? तो पहले क्या बोलती है,
नो, देयर फॉर्मेशन इज़ वेरी स्लो प्रोसेस, कि जो नेचुरल गैसेस का जो प्रोसेस है वो बहुत स्लो होता है। एंड कंडीशन ऑफ देयर फॉर्मेशन कैन नॉट बी क्रिएटेड इन लैबोरेटरी, और ना ही जो लैबोरेटरी है वहाँ पे ऐसी कंडीशन क्रिएट किया जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए क्या है, हम पेट्रोलियम जो कोल है और नेचुरल गैस है उसको नहीं बना सकते। सब नेचुरल रिसोर्स आर लिमिटेड, जैसे कि इसमें बताया है कुछ नेचुरल रिसोर्स है वो लिमिटेड है। यू हैव स्टडी इन द बिगिनिंग दैट चैप्टर दैट सम नेचुरल रिसोर्स आर एग्जॉस्टेबल लाइक फॉसिल फ्यूल, फॉरेस्ट, मिनरल्स, है ना, पहले ही पढ़ लिया हमने कि फॉरेस्ट है, जो मिनरल्स है, और जो फॉसिल फ्यूल है वो क्या है, लिमिटेड है। यू नो दैट कोल एंड पेट्रोलियम आर फॉसिल फ्यूल, इट रिक्वायर टू डेड ऑर्गेनिज्म मिलियन ऑफ ईयर्स टू गेट कन्वर्टेड इनटू दीज फ्यूल्स। जैसे कि इट रिक्वायर डेड ऑर्गेनिज्म, यानी कि फॉसिल फ्यूल कैसे बनता है भाई, बहुत साल हो गए हो डेड ऑर्गेनिज्म को ज़मीन में, है ना, दबे हुए, और हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर चाहिए हो, तभी तो ये बनता है फॉसिल फ्यूल। ऑन द अदर हैंड द नॉन रिजर्व ऑफ दीज विल लास्ट ओनली ए फ्यू हंड्रेड ईयर्स। मोर ओवर बर्निंग ऑफ दीज फ्यूल्स इन मेजर कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन। जैसे आपको पहले ही पता है कि मतलब ये है कि हम इसको यूज़ तो कर रहे हैं, लेकिन ये क्या होता है, एयर पोल्यूशन को ज़्यादा क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं, और सीधा जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको बढ़ाते हैं। इसलिए हाँ नेसेसरी है कि हम इन्हें कम से कम यूज़ करें, है ना सिर्फ ये लिमिट है इसलिए, बल्कि ये क्या करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग को भी बढ़ा रहे हैं। इसके रिजल्ट से जो एनवायरनमेंट है वो हमारा इफेक्ट होता है, और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, और ये लिमिट है, इस वजह से हमें क्या करना चाहिए, इनको कम यूज़ करना चाहिए। इन इंडिया पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन एडवाइज पीपल हाउ टू सेव पेट्रोल डीजल वाइल ड्राइविंग। देयर टिप्स आर, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों कि इसमें बताया गया है कि PCRA ने कैसे बताया है कि हम पेट्रोल या डीजल को क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं ड्राइव करते वक्त। ड्राइव एट ए कॉन्स्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल। हमें क्या करना है कि ड्राइव करना है कांस्टेंट स्पीड पे, ऐसे नहीं बहुत तेज़ से चला रहे कभी स्लो चला रहे, नहीं, हमें ड्राइव करनी है सिर्फ कांस्टेंट स्पीड पे करनी है, ठीक है। और स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट, जब भी हमें ब्रेक लेना हो ट्रैफिक लाइट पे हमें क्या कर देना है, गाड़ी को बंद कर देना है, ठीक है, जब हम वेट कर रहे हैं। एंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर, और आपको इंश्योर करना चाहिए कि जो टायर है उसका प्रेशर सही हो, यानी कि ऐसी बात ना हो कि टायर में हवा ही ना हो। एंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल, और बार बार क्या करवानी चाहिए, व्हीकल की सर्विस करवानी चाहिए। तो ये जो 3 या 4 पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है आपके, ठीक है, और इसको अच्छे से क्या करना है, आपको रीड करना है। और ये चैप्टर यहीं पे फिनिश हो रहा है बच्चों, और आपको बहुत ईजी चैप्टर था ये, क्योंकि ये हमारे एनवायरनमेंट से रिलेटेड था, हम ज़्यादा ईजिली इससे कनेक्टेड हुए हैं, ठीक है बच्चों। ये चैप्टर यहीं खत्म हुआ है, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें। थैंक यू।